हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लासेज में समस्त 8वीं क्लास के छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। आपके अभिभावक महोदय जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सादर नमस्कार। मैं सुदेश जोशी संस्कृत के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपको संस्कृत के सामान्य निर्देश हैं, संस्कृत विषय के जो सामान्य निर्देश हैं उनकी जानकारी दूंगा। मुझे विश्वास है कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में आप अपने अभिभावकों के साथ में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। सरकार के जो आदेश दिए गए हैं, उनकी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार सरकार के आदेशों का पालन भी कर रहे होंगे। हमें स्वयं को सावधानी रखकर इस कोविड-19 को हराना होगा और जो हमारी जीवन की जो रूपरेखा है, दिनचर्या है, उसको सही सुचारू रूप से फिर से शुरू करना होगा। इसके अंतर्गत विद्यालय ज्ञान विहार ने आपके पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई हानि आपको ना हो, किसी प्रकार का नुकसान आपको ना हो पढ़ाई के प्रति, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। इसलिए आप घर पे रहकर आसानी से जितने भी विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनका लाभ लेंगे। तो मैं संस्कृत विषय के जो सामान्य निर्देश हैं लास्ट कक्षा तक आपने पढ़ लिए भी होंगे। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी जो टॉपिक थे उनको भली भांति आपने समझा होगा। अब इसके सामान्य निर्देश, क्योंकि संस्कृत के प्रारंभ में जो इनके सामान्य निर्देश है उनको फिर से आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको जो सामान्य निर्देश है संस्कृत विषय के उनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले संस्कृत विषय में हम देखें तो संस्कृत जो विषय है, संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों की जानकारी मैं आपको दूंगा उन्हीं 3 शब्दों से जो संस्कृत है वो संस्कृत बनी है। विषय अनेक प्रकार के इनमें प्रयोग में होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 शब्द हैं वो है एक तो संज्ञा शब्द, दूसरा अव्यय शब्द और तीसरा है धातु अर्थात क्रिया शब्द। इन 3 शब्दों के जरिए ही संस्कृत जो भाषा है वो बनी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन 3 शब्दों से हम सब कुछ संस्कृत को जान सकेंगे। ये मुख्य रूप से बताया आपको कि इसमें जो शब्द होंगे इन्हीं शब्दों के जरिए आप किसी वाक्य का निर्माण कर सकते हो। संज्ञा शब्द, अव्यय शब्द, धातु अर्थात क्रिया शब्दों के आधार। दूसरा, सामान्य भाषा में जैसे हिंदी भाषा होती है, उस हिंदी भाषा में आपने लिंग पढ़े होंगे जिनके जरिए हम किसी की पहचान करते हैं कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत भाषा में जब लिंग का जिक्र होता है, जब लिंग से संबंधित जिनको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, इस जेंडर के आधार पर हम देखें तो संस्कृत में लिंग 3 हैं। 3 प्रकार के लिंगों का जिक्र संस्कृत में हुआ है और 3 प्रकार के लिंग ही होते हैं संस्कृत भाषा में। वो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसकलिंग के अंतर्गत ऐसा शब्द जो न तो पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। यदि पुल्लिंग के जरिए हम देखते हैं तो लिखते हैं बालक,
ये तीनों लिंग होते हैं, तीन ही लिंगों का जिक्र हुआ है संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर संस्कृत में वचन जो होंगे वो भी तीन प्रकार के वचन हैं। सामान्य हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत जो भाषा है, इस लैंग्वेज में जो वचन है वो तीन प्रकार के हैं। जो वचन होंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक का ज्ञान कराने के लिए, द्विवचन दो की जानकारी बताने के लिए, और बहुवचन दो या दो से अधिक, बल्कि दो तो होगा नहीं, दो से अधिक जिसमें संख्याएं होती है वो होता है बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु की जानकारी है, किसी एक की जानकारी देना, द्विवचन में दो की जानकारी देना, और बहुवचन में दो से ज्यादा की जानकारी देना बहुवचन कहलाएगा। फिर संस्कृत में जो पुरुष हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी तीन प्रश्न हैं, तीन पुरुष हैं। वो तीन पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। यदि सर्वनाम शब्दों के आधार पर देखते हैं तो इसमें आता वह जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे हम कहते हैं वह लड़का है, वह लड़का है, तो इसमें जिसकी बात हम करते हैं वो आता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है तुम, जो बात को सुनता है, जो मीडिएटर होता है, मझला जो होता है, बीच का जो होता है, उसको मध्यम पुरुष में गिना जाएगा। जैसे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि वह लड़का है, सुनने का काम तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब जो बीच का होगा, बीच वाला जो होगा वो मध्यम पुरुष में आता है। जिस बात को जो सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है। फिर आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, जो बात को कहने वाला होता है, जो किसी की जानकारी देता है वह होता है। जैसे मैं मध्यम पुरुष न बल्कि उत्तम पुरुष में आऊंगा। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बातचीत की जाती है, मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है, उत्तम पुरुष जो बात को कहता है। बस इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना, वह तुम मैं, वह प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। तो संस्कृत जो भाषा है उसमें पुरुष है वो तीन प्रकार के हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। संस्कृत में जो क्रिया होती है, क्रिया का मतलब किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। तो उस क्रिया को संस्कृत भाषा में कहा जाता है धातु। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे हिंदी में होती है क्रिया, संस्कृत में होती है धातु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। धातु जो होती है संस्कृत में, क्रिया होती है हिंदी में, और वर्ब जो होती है वो होती है इंग्लिश में। बस यही तीन जो लैंग्वेज है आपके, इनमें इनका जिक्र है क्रिया, धातु और वर्ब। इसी प्रकार संस्कृत में जो काल होता है, हिंदी का शब्द काल, उस संस्कृत भाषा में काल को लगार कहते हैं। जो काल होगा उस काल को संस्कृत भाषा में लगार कहा जाता है। जैसे
हिंदी में हम बोलते हैं काल, संस्कृत में बोलेंगे लकार, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको टेंस। ये तीन जो लैंग्वेज है, इन तीनों लैंग्वेजों में एक चीज काम में आएगी, शब्द काल हिंदी का शब्द होगा, लकार संस्कृत का शब्द होगा, और ये इंग्लिश का शब्द होगा। तो ये सामान्य निर्देश है संस्कृत भाषा के। आपको भली भांति इनको लिखना है, अच्छी तरह से इनको याद करना है। अब जैसे क्रिया जो होती है वो हिंदी भाषा में चलती है काल में, वर्ब जो होती है इंग्लिश की वो चलती है टेंस में। तो उसी प्रकार जो संस्कृत के जो धातु है वह धातु चलेगी लकार में। तो इसकी जानकारी अब आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपको सामान्य